हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी का यूनिट 4 खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका मॉड्यूल डी भी आज खत्म हो जाएगा और इसका पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि आप सबको बाय हार्ट होंगी। सोशल सिक्योरिटी से संबंधित वीडियोस आप हमारे इसमें प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने इस पर बात करी, विद डेटा बात करी हुई है। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम होती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम होती है और अटल पेंशन, तीन स्कीम्स आएंगी सोशल सिक्योरिटी में। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. In case if you find out, please feel free to ask in the comment section and also subscribe to our YouTube channel, that is Babal Banking Classes. तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम क्या है? ये एक साल की इंश्योरेंस स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, जो भी सब्सक्राइबर है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है, उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है ड्यू टू डेथ, या फिर अगर कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। नहीं, वो सुरक्षा बीमा दिया जाता है, इसमें सिर्फ डेथ के पर्पस में है। जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से लेकर 50 साल तक की एज के लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें इसमें आपको बैंक जाके अपनी कंसेंट देनी, इसमें भी ऑटो डेबिट होगा, हर साल वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। इसकी जो वो प्रीमियम है वो है 436 रुपये पर ईयर। 2 लाख का इसमें बीमा होता है और आपको जो उसका कवर मिलता है वो 2 लाख का मिलता है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो LIC या इंश्योरेंस कंपनी को 289 रुपीज़ जाती है पर एनम। जो रिइंबर्समेंट एक्सपेंस BC वगैरह यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस को होता है वो 30 रुपीज़ पर मेंबर जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसके लिए 11 रुपये पर मेंबर बैंक को दिया जाता है। ठीक है, या जो भी उसका वो कर रहा है, कोई बैंक या FI जो भी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है? ये भी, इसकी प्रीमियम 20 रुपए है पर एनम और ये 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। 18 से 70 साल के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। 2 लाख का बीमा कवर होता है इसमें। अगर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख रुपए का, और अगर डेथ होती है तो 2 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी, अगर फुल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ है तो 2 लाख रुपए, अदरवाइज पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो जो 18 से 50 वाला हमने जीवन ज्योति पढ़ा था वो 18 से 50 है, उसमें डेथ के केस में दिया जाएगा, इसमें एक्सीडेंटल डेथ दिया जाएगा। ठीक है, 18 से 70 वाले में, इसमें नॉर्मल डेथ में नहीं देते हैं, और डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी में देंगे। जो इसकी प्रीमियम है ये भी ऑटो डेबिट होगी। 1 जून को हर साल डेबिट होता है इसमें अकाउंट से पैसा। जो फ़ोन नंबर लिंक रहता है, एक ना एक फ़ोन नंबर लिंक होना इसमें कंपलसरी है। जो भी इंडिविजुअल दे रहा है उसमें आधार डिटेल ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आधार सीड किया जाता है। किसी भी एक इंडिविजुअल का एक ही ये बीमा हो सकता है। ये नहीं कि आपके 10 अकाउंट हो उसमें 10-2 लाख के का, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी का आधार के बेसिस पे एक ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर आप NRI बेनिफिशियरी हैं तो जो क्लेम बेनिफिट्स हैं वो आपको नॉमिनी को इंडियन करेंसी में दी जाएंगे। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि यदि NRI बेनिफिशियरी होता है तो फिर आपको किसको तो पैसा आपको डॉलर या यूपी किस में होगा, तो किस में होगा, रुपी में होगा। कॉमन सेंस के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। अटल पेंशन योजना क्या होता है? ये PFRD यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा शुरू करी गई स्कीम है, मतलब उसको मैनेज करते हैं। इसमें क्या होता है, 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी। इसमें एलिजिबिलिटी 18 से 40 साल तक का जो इंडिविजुअल है वो इसमें कंट्रीब्यूट करके पार्ट ले सकते हैं। जिन लोगों ने इसमें शुरू में कंट्रीब्यूट किया उसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने भी दिया है। 2015 में ये स्कीम थी तब की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूटर जो भी है अगर उसकी डेथ अगर हो जाती है तो स्पाउस को पैसा मिल जाता है। स्पाउस अगर चाहे तो उसको स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है और पेंशन लेता रह सकता है। अगर कंट्रीब्यूटर और स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी, मतलब जो भी उनका सर्वाइवर होगा, उसको लास्ट में नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, उनको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। ये इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, APY के क्या क्या फीचर है? एक तो इसमें गारंटीड मंथली इनकम होती है 1,000 से 5,000 रुपये जब सब्सक्राइबर की एज 60 से ऊपर हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें 50 पर, ही देखिए आगे पॉइंट, 50% का अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है 1,000 पर एनम का। लेकिन ये कब था? ये शुरू में था 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में से सब्सक्राइब किया। उसके बाद सब्सक्राइब किया तो उसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। ठीक है, ये तब की बात है। जो इसमें बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट इसमें बेसिकली 5 साल का सब्सक्राइबर को बेनिफिट देती है, जो पार्टिसिपेशन जो इसमें वो गवर्नमेंट अपना पार्ट पे कर रही है वो। एलिजिबिलिटी 18 से 40 है। KYC इसमें कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग देखिए, ये फ्लो चार्ट आप देखिए, आपको इसे समझ में आ जाएगा। फैक्टरिंग ऐसे समझ लीजिए कि कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने कोई चीज़ किसी को बेची है, मतलब क्लाइंट समझ यहाँ से लेते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट है और ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने किसी कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को क्रेडिट सुलभ कुछ सामान बेचा है और उसके बदले में इसको रसीद यहाँ पर आ गई। रसीद ये ला करके जो क्लाइंट है, इस रसीद ला करके उन्होंने फैक्टर यानी बैंक को यहाँ फैक्टर कह सकते हैं, किसी भी कंपनी को कह सकते हैं, फैक्टर के पास ला कर रसीद ली। उसके बदले में इन्होंने उस मान ली 100 रुपये की रसीद दी तो 80 रुपये इनको पेमेंट कर दिया उस क्लाइंट को, और जो बैलेंस पेमेंट है वो उसको बाद में जाएगा। ठीक है, उस तो क्या हुआ, क्लाइंट के पास 80 रुपये तैयार हो गए आगे का काम करने के लिए। और जब ये कस्टमर है, जब यहाँ से इसके पास पैसा तैयार होगा, 100 रुपये की रसीद थी तो 100 रुपये बाद में फैक्टर को दे देगा। उस 100 रुपये में से 80
रुपये पहले दे चुका है और बचाओ अपनी फीस वगैरह काट के जो पैसा बचेगा वो क्लाइंट को बाद में पे कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्लाइंट जो है मतलब जो भी कंपनी है उसको अपना रॉ मटेरियल या अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद तुरंत पैसा मिल गया, क्यों, बैंक बीच में है इसलिए। और जो कस्टमर उसको समय मिल गया कि उसको पैसा देने में थोड़ा टाइम गैप मिल गया, जब उसने सेल कर ली गुड्स तब बेचे, तो कुल मिलाकर बीच में जो फैक्टर या जो बैंक है उसको क्या फ़ायदा हो, उसको यहाँ से उसकी इनकम हो गई फीस की कस्टमर के थ्रू जो उसको पैसा मिला, और क्लाइंट को क्या हुआ, समय से पैसा मिल गया। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द थ्री। तो फैक्टरिंग क्या, अब यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है, बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है बिटवीन द फैक्टर एंड द क्लाइंट। बहुत बड़े बड़े वर्ड के चक्कर में फैक्टर आप ऐसा समझ लीजिए कि वो एक तरह से आपकी रसीद रख के आपको कुछ पैसा दे रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फर्म यानी क्लाइंट उसको एडवांस मिल जाता है इन रिटर्न ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब जो भी उसको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसके बदले में ये फैक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये पहले ही इसको पैसा दे रहा है इनवॉइस के बदले में, ठीक है। ये एक फाइनेंशिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी उधार कर्जा है उसकी आउटराइट सेल हो जाती है। मतलब उसको तुरंत आपने बेच दिया, 100 रुपये की आपने 80 रुपये में बेच करके तुरंत 80 रुपये तैयार कर ले, बाद में भी पैसा मिलता है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर में तुरंत आपको कैश तैयार हो गया। कितने तरह की फैक्टरिंग होती है, देखिए, एक होता है रिकोर्स, एक होता है नॉन रिकोर्स। रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने कि फंड प्रोवाइड किया उस क्लाइंट को, वो बाद में उस फर्म को बोल सकता है कि भैया डेब्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपने जो रसीद दी थी उस रसीद के बदले हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकोर्स फैक्टरिंग। इसका उल्टा होता है रिकोर्स, इसका उल्टा होता है नॉन रिकोर्स। भाई जब अगर मान लीजिए फर्म ने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कर ली है तो क्या होगा कि अब अगर उसमें इनवॉइस के बदले पैसा आए चाहे ना आए तो बैंक का नुकसान है, मतलब फैक्टर का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नुकसान है, उस क्लाइंट को कोई मतलब नहीं, उस फर्म को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस की बात है कि 80 की जगह 70 रुपये मिलेंगे, मतलब लगभग, ये मेरा कहने का मतलब है। तो तो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दो तरह के आपने टाइप समझ लिए। डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग क्या होता है, देखिए ऐसी फैक्टरी जिसमें फैक्टर का नाम, मतलब जो भी बैंक जो ये काम कर रहा है, जो फाइनेंशियल जो इन्वॉल्व है बीच में, अगर वो इनवॉइस पर इंडिकेटेड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये फैक्टरिंग सर्विस ये कंपनी या ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ये फाइनेंशियल प्रोवाइड कर रहा है फला वाला गुड्स एंड सर्विसेज में, तो उसको बोलेंगे डिस्क्लोज फैक्टरिंग, मतलब उसमें आपका नाम उसमें मेंशन रहेगा ऑलरेडी इनवॉइस पे। अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग में आपका नाम उस पर मेंशन नहीं रहेगा, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जो भी इशू करेंगे आप मैन्युफैक्चर यूनिट जो भी इनवॉइस इशू करे उस पे फैक्टरिंग यूनिट का, फैक्टरिंग कंपनी का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो फैक्टर होता है वो अपनी सेल्स लेजर में क्लाइंट के डेप्ट को ऐसे ही मान के चलता है, ठीक है, उसके नाम से ही दिखाता है, और जो कंट्रोल रहता है वो पूरी तरह से कंट्रोल फैक्टर के हाथ में रहता है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में रहता है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होता है, देखिए इसमें फैक्टरिंग में तीन पार्टीज तो समझ गए, कस्टमर, क्लाइंट और फैक्टर। कस्टमर वो है जिसने सामान खरीदा, क्लाइंट वो है जिसको रसीद मिल गई और आगे पैसा मिलना, फैक्टर वो है जो क्लाइंट को पैसा पहले दे रहा है और कस्टमर से पैसा बाद में ले रहा है, ठीक है। यदि ये तीनों पार्टीज एक ही कंट्री में रह रही हैं तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक फैक्टरिंग, और अगर ये कहीं बाहर से रह रहे हैं, कोई भी पार्टी कोई बाहर है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। इसको टू फैक्टर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, या क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग बोलते हैं। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, टू फैक्टर सिस्टम, ये सभी चीज़ें एक ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चार लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें तीन पार्टी, इसमें चार, एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्लाइंट कोई और हो सकता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोई और होता है, ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या है कि क्लाइंट इंडिया का सपोज हो गया, ठीक है, जो इंपोर्टर है वो कहीं फॉरेन का हो गया, तो अब इसमें फैक्टर दो हो जाएंगे, एक इंपोर्ट फैक्टर, एक एक्सपोर्ट फैक्टर, मतलब एक एक्सपोर्ट क्लाइंट की तरफ से एक फैक्टर रहेगा और इंपोर्ट कस्टमर की तरफ से एक फैक्टर रहेगा, तो इसमें टोटल चार पार्टीज होंगे, इसीलिए इसको टू फैक्टर सिस्टम भी कहा जाता है। एडवांस और मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होता है, एडवांस फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो फैक्टर है वो एडवांस दे देता है क्लाइंट को, अगर अभी सिर्फ रसीद के बेस पर या उससे पहले भी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होता है, जो फैक्टरिंग एजेंसी है वो किसी भी तरह का एडवांस तो फर्म को नहीं देती है, लेकिन जब बैंक उस सम को कलेक्ट करता है कस्टमर से और फर्म को बाद में पे करता है, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एडवांस फैक्टरिंग में आपको समझ लीजिए क्लाइंट को ही पहले ही पैसा मिल गया कि उसको भले इनवॉइस बाद में मिले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में जब रसीद आ जाएगी उसके बाद ही पैसा मिलेगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल डी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल ई शुरू करेंगे जो कि इस पूरे पेपर का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस।